मनोज सैनी मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण को लेकर राजनीति थमती नहीं दिख रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार की याचिका पर सुनवाई अब 17 जनवरी तय की है। इससे लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट चली गई, जिससे इस वर्ग को पंचायत में आरक्षण नहीं मिला और चुनाव टल गए। भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा की याचिका के कारण ही ये मसला उलझा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। जैसा भूपेंद्र सिंह ने कहा वो बात हम आपसे कर रहे हैं। कांग्रेस को ओबीसी वर्ग से माफी मांगना चाहिए। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी के नाम पर कांग्रेस पर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। तो क्या कहना है भूपेंद्र सिंह का और साथ ही अब कांग्रेस क्या करने जा रही है, जरा सुन लेते हैं क्या कहा भूपेंद्र सिंह। पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 जनवरी निश्चित की है। कांग्रेस की याचिका के कारण ओबीसी आरक्षण पर रोक लगी थी और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि कांग्रेस प्रदेश की जनता से, ओबीसी समाज से माफ़ी मांगे। ये हमने कभी नहीं कहा, ये तो कोर्ट ने स्वयं निर्णय लिया, माननीय कोर्ट ने। किंतु सरकार के वकील उस समय थे, यदि वो चाहते तो वहाँ खड़े होकर कह सकते हैं कि नहीं साहब, आरक्षण जरूरी है और ये हमारे नियमों और प्रक्रिया में है। ये सारी की सारी बातें जिस तरह इस पंचायत चुनाव कराने में इन्होंने गड़बड़ी की है, जो नियमों का उल्लंघन किया है, ये हम गांव-गांव जाकर, शहर जाकर जनता को बताएंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे भूपेंद्र जी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय आवास मंत्री है, वो दिल्ली पहुंचे थे एक बैठक में शामिल होने, लेकिन उन्होंने वहां 3 तारीख यानी कल सुनवाई भी हुई। इसमें 17 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। पर यह लग रहा है कि ओबीसी की सियासत, ओबीसी पर राजनीति अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि जो बयान है उससे यही नजर आता है। अकेले वही नहीं, बीडी शर्मा ने भी हमला बोला था। प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुदेश शर्मा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उमेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और जयराम शुक्ल सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। उमेश जी, एक बार फिर आप लोग ने हमला बोल दिया कांग्रेस पर। भूपेंद्र जी कह रहे थे, कल बीडी शर्मा जी ने भी ये कहा। हालांकि सुनवाई 17 को होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ओबीसी पर भारतीय जनता पार्टी की नजर भी है और कांग्रेस की नजर भी है। नहीं मनोज जी, हमारा उद्देश्य किसी पर हमला बोलने का नहीं है और मुझे लगता है कि ये जो विषय है ये वार और प्रतिवार का विषय होना भी नहीं चाहिए। हमारी तो वेदना ये है कि एक 52% आबादी वाले एक बड़े वर्ग के साथ कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक लालसा के चलते जो कुठाराघात हुआ है वो चिंता का विषय है। और माननीय कमलनाथ जी ने, विवेक तन्खा जी ने, सैयद जाफर ने, जया ठाकुर ने जिस राजनीतिक अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मसान जागरण की क्रिया करी थी, मुझे लग रहा है कि उसकी पूर्णाहुति देने के लिए विवेक तन्खा ने अब पिटीशन वापस लेने का वादा करा है, दावा करा है। हम तो इस बात को लेकर हैरत में है कि आपने इस सारे प्रोपोगंडा के अंदर हासिल क्या करा है। यह हासिल करा है कि ओबीसी वर्ग का जो 27% का आरक्षण था उस पर आपने कुठाराघात कर दिया। एक चलती हुई जो चुनाव प्रक्रिया थी उस पूरी चुनाव प्रक्रिया को तहस नहस कर दिया। जिस समय आपके पास अवसर था कि आपको पंचायत का चुनाव कराना था, उस समय आपने चुनाव करवाया नहीं। जिस समय हमारी सरकार पंचायत का चुनाव कराना चाह रही थी, सारी संवैधानिक बाध्यताओं के बीच में मध्य मार्ग निकालकर कराना चाह रही थी, उस मध्य मार्ग की राह में आपने कंटकाकीर्ण कांटे बो दिए और उसका परिणाम यह हुआ कि आप हाईकोर्ट भागे। हाईकोर्ट ने आपको अनादरत करा, आपको अस्वीकार करा, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात से असहमति दर्ज कराई, आप वापस हाईकोर्ट आ गए और तब तक ये चूहे बिल्ली का खेल, मिकी एंड माउस का आपने जारी रखा, जब तक कि आप ओबीसी वर्ग के आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान पर कुठाराघात करवाने में सफल नहीं हो गए। और जब आपकी इस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है और आपकी राजनीतिक अघोर क्रिया का जो अभिष्ट आप चाहते थे वो प्राप्त हो गया, तब आप अपनी कपाल क्रिया का एक अंतिम क्रियाकलाप करना चाह रहे और आप कह रहे कि आप पिटीशन वापस ले रहे। अब उस पिटीशन का कोई औचित्य नहीं बचा है, मतलब स्वतः खारिज होने की स्थिति में आ गई है। अब वापस ले ना ले इससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। पर जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम घटा है मनोज जी, ठीक है चुनाव आगे बढ़े हैं, चुनाव फिर हो जाएंगे, पर ओबीसी वर्ग के आरक्षण को
लेकर जो कांग्रेस ने, मुझे लग रहा है कि वितंडावाद खड़ा करा, उसका जवाब आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के मित्रों को देना पड़ेगा। जी चलिए सुदेश शर्मा जी, अब सुनवाई होगी 17 को, लेकिन वही बात चल रही है, आप कहते हैं बीजेपी ने किया, बीजेपी कहती है आपने किया, और काल कपाल क्रिया सब कर दी उमेश जी ने, क्योंकि उज्जैन भी नजदीक है, वहां पर बहुत होती है इस तरह की क्रिया है, और उमेश जी को सब लफ्जों का बड़ा खेल है। सुदेश जी क्या कहेंगे, अब ये जो मुद्दा है अब वो अलग हो गया, देखिए चुनाव तो टल गए, चुनाव के बाद अब 17 तारीख को सुनवाई होना, 3 तारीख को सुनवाई हो गई पहली, लेकिन 17 को बृहद स्तर पर मुझे लगता है कि सुनवाई होगी, सभी पक्षों को सुना जाएगा जैसा दिखाई दे रहा है। पर भूपेंद्र जी ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उससे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कारण आज ये स्थिति निर्मित हुई है। स्वदेश जी देखिए, पहले तो मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि मैंने उनकी बात को पूरी इत्मीनान से सुना, वो भी 2 मिनट मुझे दें और सुन लें। बिल्कुल सुनेंगे तो आपका, सुनने की बात यह है कि सबसे पहले अगर पिछलों का किसी ने साथ दिया तो महाजन आयोग का गठन कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने 14 से बढ़ाकर आरक्षण 27% किया। इन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया। 18वां वर्ष चल रहा है इनकी सरकार को, आज तक कुछ भी नहीं किया। माननीय कमलनाथ जी ने 18 में शपथ ग्रहण किया, मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद 10% से फिर 27% आरक्षण को पहुंचाया, लेकिन इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने कोर्ट में जो याचिका लगी, उस याचिका में सरकार ने पक्ष ठीक से नहीं रखा और वो फिर से स्थिति बन गया। अब आते हैं चुनाव पर। अब चुनाव की बात अगर की जाए तो 2 साल से इनकी सरकार है। इस 2 साल में 28 बाई इलेक्शन तो वो हो गए विधानसभा के, और वो खरीद फरोख्त वाले थे, वो थोपे गए थे, वो नेचुरल इलेक्शन नहीं थे। तो बहुत बात हो वो गई नेचुरल नहीं, बताइए 28 वो हो चुके हैं, 4 ये हो चुके हैं, 1 दमोह हो चुका है, लेकिन ये नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, जनता के बीच जाने की स्थिति में नहीं है। यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ग्राउंड बना रहे थे चुनाव को टालने के लिए, क्योंकि पहले माननीय गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया कि कोरोना जान बड़ी है या चुनाव बड़े हैं। पहले एक ग्राउंड तैयार किया, फिर दूसरा ग्राउंड तैयार किया, रात को 11 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू लगाएंगे, जबकि इनको पता होना चाहिए लेकिन कल का जो 3 तारीख को सुनवाई हुई है, जैसा भूपेंद्र जी कह रहे हैं, एक नया ग्राउंड है, वो फिर कह रहे हैं कि आप लोग वहां तक पहुंच रहा हूं मैं। और रहा सवाल इस बात का कि हमने परसिमन, रोटेशन, आरक्षण, ये तीनों की तैयारियां करके जब हमारी सरकार गई तो हम करके चले थे वहां से, लेकिन इनकी सरकार आते ही इन्होंने जब प्रोग्राम दिया चुनाव आयोग को, तो उसमें परसिमन 2019 का नहीं, ये बिल्कुल अनैतिक है, 19 का नहीं, इन्होंने 14 का परसिमन लागू कर दिया। इतनी विषमताएं कर दी कि आदमी क्यों न्यायालय नहीं पहुंचेगा, क्यों मांग क्यों नहीं करेगा, क्यों अधिकारों का हनन क्यों नहीं करेगा। अब जो पिछड़ों की बात करते हैं, आप बताइए, ये मुख्यमंत्री का जो निवास है, ये निवास संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत जनता के टैक्स के पैसे का है। ये माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये तुगलक का महल नहीं है, जो जिसके घेराव के लिए अगर पिछड़े वर्ग के लोग राजधानी में आकर घेराव करके अपनी हक की आवाज उठाना चाहते हैं, तो उनके साथ इस तरह का प्रयास करोगे, आप उनकी निजता का अधिकार छीनोगे, उनके व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप देखोगे छीन करके, अगर वो वीडियो बनाकर जेल के पास मीडिया तक पहुंचाना चाहते हैं, मैं तो कोर्ट की सुनवाई पर बात कर रहा था। करोगे, आप लाठी चार्ज करोगे, उन्हें जेल पर डालोगे, जनता सब देख रही है और घर घर जाकर के बिल्कुल देख रही है। आजकल तो हर चीज को बताएंगे जी, आजकल छिपती कहाँ चीज है, हर हाथ में मोबाइल है, 2 मिनट लगता है, आप छिपा लीजिए, जो छिपेगा नहीं, जो सच्चाई है वो जनता सब समझती है, चाहे बात आपकी हो या बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। जयराम शुक्ल सर मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर क्या कहेंगे, ओबीसी का मुद्दा गले की फांस, और दूसरी बात ये कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बतौर भूपेंद्र जी वो ये कह रहे हैं कि फिर एक बार उनकी तरफ से ये कहा गया कि क्यों लगाई गई थी याचिका यदि आपको ऐसा करना था तो क्या ये माना जाए कि आगे चलकर, और इसमें दोनों के बीच में बार पलटवार तो चलेंगे, लेकिन 17 को सुनवाई होगी तो क्या दिखाई देगा? देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी समाज को स्पष्ट स्थिति नहीं बता रही आरक्षण को लेके। ना इनके वकील बता रहे, ना उनके वकील बता रहे। सुप्रीम कोर्ट में 2 आरक्षण को लेकर 2 बड़े क्लियर वर्डिक्ट है। जिस आधार पे मध्य प्रदेश के आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वो उसने रूलिंग ली कहाँ की, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र ने भी ओबीसी के आरक्षण बढ़ाए थे, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और इस शय पे कि आरक्षण क्यों चाहिए,
आपके पास उसकी सांख्यिकी क्या है, डाटा क्या है, और वापस भेज दिया कि आप स्पष्ट रूप से बताएं कि आपके यहाँ ओबीसी कौन है, ओबीसी की जनसंख्या कितनी है। जी अभी दुर्भाग्य से 1930 में जो अंग्रेजों ने जाति के आधार पर जनगणना की थी, उसी को आधार बनाया था मंडल आयोग ने 1979 में, जी है ना, 52%। बीपीसी इसके बाद जी जाति आधारित जो जनगणना हुई वो मनमोहन सिंह के उसमें सामाजिक सर्वेक्षण और आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पे, तो उसका आंकड़ा बैठता है 48%। फिर नेशनल सैंपल सर्वे का एक आंकड़ा आया, वो बैठता है 36%। तो अभी पूरे देश में प्रदेश की सरकारें स्पष्ट ही नहीं है और उनके पास कोई आधार नहीं ये सुनिश्चित करने के लिए कि ओबीसी की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, ये चीज नहीं बता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को लेके, मुद्दे को लेके वापस भेजा मध्य प्रदेश के मसले को, जिस तरीके से रिजेक्ट किया महाराष्ट्र के मसले को, उस तरीके से। सिर्फ देश में 2 राज्य हैं जिन्होंने 50% से ऊपर, एक तो तमिलनाडु ने 68-69 किया है और एक राजस्थान ने करके रखा है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। तो पहली चीज तो ये है कि इनको किसी भी कीमत पे ये बताना पड़ेगा कि आपको ओबीसी का बढ़ा हुआ आरक्षण क्यों चाहिए और उसका आधार क्या है। ठीक है। दूसरा, नौकरी और अपॉर्चुनिटीज को लेके इंदिरा साहनी केस अपनी जगह है ही कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता जी। अब ये चीज ठीक है, ना तो कांग्रेस बता रही पब्लिक से, चलिए मैं समझता हूँ दोनों से, भारतीय जनता पार्टी बता रही पब्लिक से जी। उमेश शर्मा है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप कानून बना लो और संविधान में संशोधन कर लो, जितना जिसको आरक्षण देना है उतना उसमें आरक्षण दो। लेकिन आज की तारीख में जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के तहत ये मान्य नहीं है जब तक कि आप स्पष्ट आंकड़े लेकर हमारे पास। उमेश शर्मा जी, उमेश जी, अब सुनवाई 17 को है और जैसा जो दिखाई दे रहा है कानून की तरह, यदि हम देखें बातें करें, जैसा जयराम शुक्ल सर भी बता रहे थे, बहुत गंभीर मैटर है, तो ये जाकर आगे उलझ जाएगा, लंबा वक्त इंतजार करना पड़ेगा। या सरकार जैसा कह रही है कि किसी भी कीमत पर, आपने बड़े बड़े लॉयर केंद्र ने भी किए हैं, राज्य ने भी किए हैं, और ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाए, पर कैसे संभव हो पाएगा? मनोज जी, जो जयराम भाई साहब ने स्थिति बताई है संवैधानिक, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। जिन कठिनाइयों को उन्होंने प्रकट करा है वो सारी कठिनाइयां अपनी जगह विद्यमान है और वास्तविक स्थिति भी यही है जो उन्होंने कहा है कि इंदिरा साहनी के जो निर्णय है उसके अंदर स्पष्ट डायरेक्शन दिया गया है कि 50% से अधिक का आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अब ऑलरेडी 21-15 का रेशो है, 21% और 15% ST का मिलाकर लगभग 36 हो रहा है। अब जो संभावनाएं बचती है वो 14% का तो माइलेज देने का अधिकार किसी भी राज्य सरकार के पास है, क्योंकि 14% की तो अभी सुनिश्चितता है, पर सरकारें चाहती है कि 27% प्राप्त हो। और जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है कि सांख्यिकी गणना वापस से करना पड़ेगी और आपको स्पष्टता ये बताना पड़ेगा कि इस समय ओबीसी वर्ग जो है उसकी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। जो 1930 का प्रतिशत निकाला था अंग्रेजों ने 52% का, या कालांतर में जो अभी जयराम भाई साहब जी ने उदाहरण दिए हैं कि बाद में वो 36% आकलित करा गया है। मनमोहन सिंह जी ने जो आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण के नाम पर करा था, जाति शब्द ना देते हुए, वो लगभग 42-48% उन्होंने बताया। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सारी दुरूह स्थिति निर्मित हुई है, इस दुरूह स्थिति के दरमियान राज्य सरकारों का जो उत्तरदायित्व है उसको मध्य प्रदेश की सरकार पूरा करेगी और मध्य प्रदेश का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है और मध्य प्रदेश का जो पिछड़ा वर्ग मंत्रालय है उसने इस स्तर पर कार्रवाइयां शुरू करी है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की जनगणना के लिए कार्य योजना बनाई गई है और निश्चित रूप से जिन 3 बिंदुओं पर डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का हुआ है उन तीनों बिंदुओं को निराकृत करा जाएगा और उसके बाद वापस हम सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे कि जो दिशा निर्देश आपने दिए थे हमने उन दिशा निर्देशों का पालन करा है और अब इन दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आप हमको 27% ओबीसी आरक्षण की अनुमति प्रदान करिए, क्योंकि केंद्र की सरकार ने पहल करी है। नीट की सरकार में 27% नीट की एग्जाम में दिया था और वो भी चूंकि न्यायालय में चुनौती देने वाला विषय बन गया। तो सही बात तो यह है कि ये 2-3 स्थिति में संभव है कि या तो सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारों की दलीलों को और केंद्र सरकार की दलीलों को स्वीकार करे, और या फिर ऐसा है कि इसके अंदर संविधान पीठ, क्योंकि ये मामला संविधान पीठ तक जाएगा, 5 सदस्यीय पीठ इसको सुनेगी,
ये निर्णय मुझे लगता है कि इतनी आसानी से नहीं है, और सरकार दमदारी से वहां तक पक्ष रखेगी, हमारी राज्य सरकार भी रखेगी और हमारी केंद्र की सरकार भी रखेगी। जी स्वदेश जी, बहुत ही अच्छे से उमेश जी ने बात रखी, आप भी रख दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सैनी साहब, जैसे शुक्ला जी ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो मैं ये बता देता हूं कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट है। चाहे महाजन आयोग हो तो कांग्रेस ने गठन किया, कांग्रेस ने 14 से 27% आरक्षण किए जाने की व्यवस्था की तो कांग्रेस ने की। भारतीय जनता पार्टी तो ये बताए कि ओबीसी चिल्ला तो रही है, लेकिन ओबीसी का मुख्यमंत्री देश का, प्रदेश का, ओबीसी का प्रधानमंत्री देश का, और ओबीसी का व्यक्ति अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने हकों की मांग के लिए अगर राजधानी में आता है तो तुगलक के महल को घेरे जाने की ऐसी जैसी स्थिति बनाते हैं और तोप में चलाने की कोशिश करते हैं, उसको जेल में डालने का काम करते हैं। आप क्या आरक्षण दें, क्या आप पिछलों को आरक्षण देने की प्रक्रियाओं में बाधक है। मैंने आपकी बात को पूरी गंभीरता से सुना, आप शांत हो जाइए उमेश जी, आप शांत हो जाइए, आप सुनिए तो, आप सुनिए स्वदेश जी मुद्दा पर आइए। मुद्दा ये है कि जैसा उन्होंने कहा कि हम अपनी गंभीरता से आप सुनना नहीं चाहते, सुन तो लीजिए, आप सुनना नहीं चाहते, सुनिए तो, आपकी मंशा तो होनी चाहिए, आपकी मंशा क्लियर तो हो, मंशा उजागर तो हो, मंशा स्पष्ट तो हो। आपकी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी कहते हैं आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का रिमोट आरएसएस चलाती है, चलिए ठीक, आरएसएस के अरे स्वदेश जी मोहन भागवत जी कहते हैं तकनीकी रूप से बात कर लीजिए। अरे मेरी बात सुनिए, कानूनी रूप से बात कर लीजिए, जैसा उमेश शर्मा कह रहे हैं या फिर जयराम शुक्ल सर कह रहे हैं। कांग्रेस का क्या, अब जैसा आरोप लग गया, एक बड़ा आरोप कल भी लगा दिया भूपेन जी ने और बीडी शर्मा जी ने कि सब आपका करा धरा, वो किसका करा धरा वो तो हो गया, लेकिन चुनाव में देरी होगी ये दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अब क्या करने जा रही, ये बता दीजिए। कांग्रेस घर घर जाके ये बताना चाहती है कि आपने रोटेशन परसिमन, हमने 1994 की धारा 13 और 234D के तहत कार्रवाई के तहत हम चाहते हैं पिछलों को 27% आरक्षण का प्रोग्राम चुनाव आयोग को अगर सरकार पहले ही दे देती तो आज ये स्थिति नहीं आती, आज ये नौबत नहीं आती, और हम उसी पर अड़े हुए हैं। हम पिछलों को 27% आरक्षण की मांग करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, और हम चाहते हैं कि पिछलों को आरक्षण मिलना ही चाहिए, 27% मिलना चाहिए। चुनाव में जाने से तो भाजपा कतरा रही है, इसीलिए ये बहाने और ग्राउंड बनाने की कोशिश। चलिए उमेश जी, अब आप कह दीजिए, क्या कुछ कहना चाह रहे थे उमेश जी? नहीं, मैंने कहा मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य मैंने स्पष्ट कर दिया है। हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं और दृढ़ निश्चय के साथ इस विषय में आगे बढ़ेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं, जो वर्तमान की स्थिति है, इन सब का आकलन करके, चूंकि दूध के जले हैं छान भी फूंक कर पिएंगे। हम चाहते हैं कि देश का एक बहुत बड़ा आबादी का जो प्रतिशत है, जो 52 है, 48 है या 36 है, इसका सुनिश्चितीकरण करा जाना बहुत आवश्यक है। उस अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। पर अभी जो सर्वविदित मान्यता है वो है कि 52% की आबादी है, तो इस 52% की आबादी को 27% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए, उन तीनों बिंदुओं को शार्ट आउट करने में लगी है। हम तीनों बिंदुओं को विश्लेषित कर रहे हैं, सांख्यिकी आधार पर गणना भी की जाएगी और उनका आर्थिक स्टेटस जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके बारे में भी आकलन करा जाएगा। और एक सारा पुख्ता डाटा लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय के पास भी जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो केंद्र सरकार का संरक्षण, चूंकि मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, संविधान पीठ में विषय जाएगा, वहां पर भी दमदारी से विषय रखेंगे। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी बहुत गंभीर है, निश्चित रूप से इस विषय में पहल होगी और निर्णय भी होगा। चलिए स्वदेश जी, मैं अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा, जयराम शुक्ला से समग्र प्रतिक्रिया लूंगा, इसलिए आपको भी 30 सेकंड दे रहा हूं। जैसा उन्होंने कहा कि हम तो तमाम तरह की तैयारियां कर बैठे हैं, अब चूंकि बीजेपी ये बताना चाह रही कि ओबीसी के प्रति वो बहुत गंभीर है, कांग्रेस को भी गंभीरता तो दिखाना पड़ेगा, बात तो रखना ही पड़ेगा ओबीसी की। ये ठीक है, वो यहाँ आए मुख्यमंत्री के यदि किसी बंगले पर या वहाँ वो पहुँचना चाह रहे थे, नहीं जाने दिया, ये अमूमन होता है। कोई भी मुख्यमंत्री होता है तो बहुत दूरी पर बैरिकेड्स लगते हैं, ये कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार। बैरिकेड्स लगाए जाना आप समझ सकते हैं, आपकी व्यवस्था है, लेकिन उन पर कार्रवाई करना, जैसे उनको पकड़ लेना, 4 लोग अगर वीडियो बना के मीडिया तक पहुंचाना चाह रहे हैं अपनी आवाज़ को, तो उनको अरेस्ट करके उनके जो मोबाइल जब्त कर लेना और उनकी निजता के अधिकार को छीनना, उनके व्हाट्सएप को चेक करना कि आपके किस किस के मैसेज आ रहे हैं। हो सकता है किसी की पत्नी का मैसेज हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो उजागर नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के जो अतिक्रमण किया है इन्होंने उनकी निजता पर, ये बहुत घोर निंदाजनक है। संवैधानिक व्यवस्था में हमें
अपनी बात कहने का अधिकार संविधान ने दिया है, और उसके तहत पिछड़े वर्ग के लोग राजधानी में एकत्रित हुए थे, लेकिन उनका किसी तरह से दबाया गया, उनके आंदोलन को, उनकी आवाज को, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम पिछड़ों के 27% आरक्षण दिए जाने के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैं कोर्ट की बात कर, ठीक है। जयराम शुक्ल सर, एक उमेश शर्मा जी ने कहा कि दूध के जले हैं तो छाछ भी फूंक कर पीएंगे, और मुझे लगता है इस समय दूध इतना गर्म था कि सभी जल गए उसमें। जी देखिए, पृष्ठभूमि तो बन गई है, और अगले जो चुनाव होंगे तो तब तक ये मुद्दा गर्म रहेगा। उमेश जी और स्वदेश जी दोनों को मालूम होगा कि इसी 10 अगस्त 1921 को पार्लियामेंट में एक संशोधन विधेयक पारित हुआ है, जिसमें अनुच्छेद 127 आर्टिकल 127, जिसमें राज्य सरकारों को वो अधिकार फिर से बहाल कर दिया गया है कि वो अपनी अपनी पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करें, और उसके आधार पे वो अपना नया सेटअप जो आरक्षण का है वो कर सकते हैं जी। तो निकट भविष्य में आप देखेंगे, ये अमेंडमेंट हो गया है संविधान का, तो आप देखेंगे कि देश के सब राज्यों में पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की एक स्पर्धा सी मच जाएगी, मध्य प्रदेश में भी और अन्य राज्यों में। ये अब निकट मतलब 5-6 महीने के भीतर ये सब चीजें आप देखें, और फिर पूरे देश में जब इन जैसे राजस्थान में चल ही रहा, वहां पे उनका गुर्जर जाट जी, हरियाणा में चल रहा, तमिलनाडु में लगभग, महाराष्ट्र में मराठा के रिजर्वेशन को लेकर है ही, मध्य प्रदेश में तो आग ही लगी हुई है। तो इन पूरे प्रदेशों को ये सब अधिकार मिल गया है कि आप अपने पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करें, उसको नोटिफाई अपने हिसाब से करें। जब ये हो जाएगा, और ये 2024 के चुनाव के पहले होगा, ये मेरी भविष्यवाणी है, और इसके बाद केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा, तो आप देखिए कि जो 14% के आरक्षण की बात है वो बढ़कर उतना हो जाएगा जितना कि सरकारें चाहती हैं अपने हिसाब से, चुनाव जीतने और लड़ने के हिसाब से। और इसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर क्रेडिट लेती हुई आपको दिखने वाली है निकट भविष्य में 6 महीने के भीतर। लेकिन सर 22-23 में भी चुनाव है, अभी तत्काल में दिखाई दे रहे हैं 5 राज्यों के। ये सब देखो, ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और इसके बाद जो सिलसिला चुनावों का होगा, उसी की पृष्ठभूमि में इस संविधान का संशोधन हुआ है, और कोई भी राजनीतिक दल, एक भी राजनीतिक दल ने विरोध नहीं किया। पार्लियामेंट में एक दूसरे का गला दबाने की स्थिति रखने वाले सांसदगण पार्टी के सब ने मेज थपथपा के इस संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। और आप देखेंगे कि एक फिर से एक अमेंडमेंट रिजर्वेशन को लेके आएगा। चलिए, आप रिजर्वेशन में आप रिजर्वेशन के समीक्षा की बात करना तो मतलब जीभ खींच ले। आज की स्थिति में अंबेडकर साहब ने कहा कि 10 वर्ष के लिए आरक्षण होना चाहिए, इसके बाद इसका समीक्षा होनी चाहिए। हर आरक्षण या हर योजना का एक सोशल ऑडिट होता है कि हमने एक ये योजना लागू की और 10 साल बाद उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। दुर्भाग्य से इस देश में आरक्षण को लेकर जो कोई भी बात करे उसकी जीभ खींचने के लिए सभी कोई तैयार है। संविधान में ये बात लिखी हुई है, आज के हर 10 साल में इसका एक्सटेंशन हो जाता है। किसी में हिम्मत नहीं है कि इसके उसकी बात करते। मोहन भागवत साहब ने एक बार चलिए जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने बिहार में जिक्र किया था और उसके बाद फिर क्या हुआ वो हम सबको पता। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब ने कहा था भाई ये होना चाहिए, आपने रिजर्वेशन दिया है, आपने अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन दिया है, तो आपको एक सोशल ऑडिट तो प्रस्तुत करना चाहिए ना कि हमारे इस योजना के तहत इतने लोग अपलिफ्ट हुए और समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए। ये टोटल राजनीति है और इस देश की इंटेलिजेंसिया को, इस देश की सामाजिक ताने बाने को, इस देश की समरसता को ये एक अंधे कूप पर ले जाने वाला। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े, जयराम शुक्ल जी, उमेश शर्मा जी, स्वदेश शर्मा जी। लेकिन मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गर्म है, राजनीति में चर्चा बनी हुई है, क्योंकि अब 17 जनवरी को पुनः सुनवाई होना है, जिसमें केंद्र ने अपना पक्ष रखा है, राज्य सरकार ने भी रखा है, और ओबीसी महासंघ जो है, ओबीसी से जुड़ा हुआ जो वर्ग है, वो अलग अपना पक्ष रख रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सभी जितनी भी याचिकाएं हैं उनको एक साथ लेकर सुनवाई करेंगे, तो 17 को होगा क्या। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर दिखाई देता रहेगा, क्योंकि बात कुछ और है।
पहली खबर पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।